ये भारत की प्रथम गणना भी थी। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, इसमें दूसरा नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, भारत में तेंदुओं की प्रथम गणना, द फर्स्ट सेंसस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया, द फर्स्ट सेंसस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। ठीक है, देखो घड़ियाल प्रजनन प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया गया था, यह घड़ियाल प्रोजेक्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, घड़ियाल समुद्री प्रजातियों में एक अम्ब्रेला प्रजाति है, समुद्र में भी और स्पेशली रिवर्स में भी। घड़ियालों को रिवर्स का अम्ब्रेला स्पेशीज के नाम से जानते हैं। ये बढ़ती हुई मछलियों की संख्या को नियंत्रित करता है, तो जिसकी वजह से एक रिवर का जो इकोसिस्टम है वो स्वस्थ बना रहता है, इसीलिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, अगला लिखिए इसमें, भारत में तेंदुओं की प्रथम गणना, द फर्स्ट सेंसस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। देखो शेरों की संख्या के या बाघों की संख्या के बढ़ने के बाद में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई, देखने को मिली। अब ये बात जरूरी थी कि बाघों की संख्या के बढ़ने के बाद में दूसरे जो स्पेशीज हैं उनकी संख्या में किस तरीके की कमी, वृद्धि या क्या हो रहा है। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच का जो इंटरेक्शन था वो हाल फिलहाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा, इसलिए अब उसमें लगातार ये देखने को मिला कि जो लेपर्ड्स थे वो मानवीय बस्तियों में घुस आए, कुछ जनहानि भी हुई। तो इसका कारण जानने के लिए ये जानना जरूरी था, क्या तेंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है या फिर बाघों की संख्या की वृद्धि की वजह से वो माइग्रेट कर रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ। तो इन सब सवालों के जवाब देने के लिए सेंसस की गई 2019 में। इस समय जो सेंसस हुई उस समय पता चला कि देश भर में तेंदुओं की संख्या 7,910 है। सबसे ज्यादा तेंदुए मध्य प्रदेश में देखने को मिले। तो आप लिखिए इसमें, वर्ष 2019 में तेंदुओं की प्रथम गणना हुई। इन 2019 the first census of leopards was conducted. First census of leopards was conducted. भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 7,910 प्राप्त हुई। 7,910 प्राप्त हुई। इन इंडिया total population of leopard is 7,910। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में लिखना, भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या वाले 3 राज्य, भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या वाले 3 राज्य, द 3 स्टेट्स इन इंडिया with most populations of leopard, population of leopards। नाम लिख लीजिए इनके, मध्य प्रदेश, ये सीक्वेंस भी है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, दूसरे कर्नाटक में और तीसरे महाराष्ट्र में। ठीक है, देखो ये वाली जो गणना थी ये की गई भारत में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये नोट करके लिखिए,
भारत में तेंदुओं की यह गणना वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा की गई। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा की गई। दिस सेंसस was conducted by this census of leopards was conducted by Wildlife Institute of India। ठीक है, नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से, देश का पहला डॉल्फिन रिजर्व, द फर्स्ट डॉल्फिन रिजर्व ऑफ इंडिया, द फर्स्ट डॉल्फिन रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो डॉल्फिन को गंगा के डॉल्फिन्स को गंगा डॉल्फिन को गंगा के शार्क भी कहते हैं। इसको संरक्षित करने के लिए, ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है, इसको संरक्षित करने के लिए पहला रिजर्व बनाया जा रहा है, डॉल्फिन रिजर्व। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से लेके और सुंदरबन तक का जो क्षेत्र है वो डॉल्फिन रिजर्व के रूप में संरक्षित किया जाएगा। हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इनकी सबसे ज्यादा संख्या डॉल्फिन्स की गढ़मुक्तेश्वर से और ब्रिज घाट से और नरौरा तक प्राप्त होती है। इसको भी संरक्षित करने का प्रयास किया जाना है अभी, लेकिन जो पहला डॉल्फिन रिजर्व बनाया गया है वो पश्चिम बंगाल में मालदा और सुंदरबन के बीच बना है। तो आप लिखिए इसमें नोट करके। देखो इन्हें गंगा के शार्क भी कहते हैं, या रिवर के शार्क के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो लिखो डॉल्फिन को नदियों के बाघ के नाम से भी जाना जाता है, नदियों के बाघ के नाम से भी जाना जाता है। डॉल्फिन्स आर नोन एज द टाइगर ऑफ रिवर्स। गंगा नदी में डॉल्फिन की सर्वाधिक संख्या, गंगा नदी में डॉल्फिन की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल के मालदा से, पश्चिम बंगाल के मालदा से सुंदरबन के बीच पाई जाती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर डॉल्फिन in Ganga is being found from Malda of West Bengal, from Malda of West Bengal to Sundarban। ठीक है, इसी कारण इन्हें यहां पर रिजर्व बनाकर संरक्षित किया गया है, इन्हें यहां पर रिजर्व बनाकर संरक्षित किया गया है। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट they are being preserved here, they are being preserved here by making the reserves, by making the reserves। ठीक है, कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए। देखो डॉल्फिन भी दो तरीके की होती हैं, एक मीठे पानी की और एक खारे पानी की। खारे पानी की जो डॉल्फिन है वो सामान्यतः तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, कोस्टल एरियाज में पाई जाती हैं या नदी के डेल्टाओं में प्राप्त होती हैं, जबकि मीठे पानी की जो डॉल्फिन्स हैं वो नदियों में अंदर होती हैं।
भारत में खारे पानी की डॉल्फिन इरावदी डॉल्फिन के नाम से जाने जाती हैं, जबकि मीठे पानी की डॉल्फिन को गंगा डॉल्फिन के नाम से जानते हैं हम लोग। कावेरी नदी में भी जो डॉल्फिन है वो पाई जाती हैं, वो विशेष प्रकार की हैं, मीठे पानी की होती हैं, उनको कावेरी डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। तो दो तीन प्रकार की डॉल्फिन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे यहाँ पर मिलती हैं। इरावदी याद रखना, इरावदी प्रकार की जो डॉल्फिन है वो खारे पानी की डॉल्फिन होती हैं। इसीलिए नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में या बिल्कुल तटीय क्षेत्रों में जहां नदियां समुद्र में गिरती हैं वहां प्राप्त होती हैं उस स्ट्रेच में, जिससे वो समुद्र में भी और नदी में भी दोनों जगह पर वो आवास क्षेत्र होता है उनका। लेकिन मीठे पानी की जो नदियां डॉल्फिन है वो आपको नदियों में अंदर मिलेंगी, जैसे गंगा नदी में हम लोगों के यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर से लेके और नरौरा तक प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप लिखो इसमें भारत में, अगले पॉइंट में लिखना, भारत में डॉल्फिन की दो प्रजातियां पाई जाती हैं। देयर वुड बी टू टाइप्स या टू स्पेशीज ऑफ डॉल्फिन इन इंडिया। देयर वुड बी टू स्पेशीज ऑफ डॉल्फिन इन इंडिया। पहला लिखना इरावदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन। इसके आगे लिख लेना खारे पानी की डॉल्फिन, द डॉल्फिन ऑफ सेलाइन वाटर। और दूसरा लिखना इसमें नीचे गंगा डॉल्फिन, गंगा एवं कावेरी डॉल्फिन। और इसके नीचे लिखना मीठे पानी की डॉल्फिन। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना इसे 5 अक्टूबर 2000, बल्कि नोट करके लिखिए इसे, 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया। डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया। ऑन 5 अक्टूबर 2009 डॉल्फिन was declared as aquatic animal of India। इसी कारण 5 अक्टूबर को, इसी कारण 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट डॉल्फिन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड, डॉल्फिन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 5 अक्टूबर। ठीक है, अच्छा, पटना विश्वविद्यालय में, बिहार में पटना विश्वविद्यालय में एक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी खोला गया है, जो पूरे एशिया का पहला रिसर्च सेंटर होगा इस प्रकार का। तो ये भी नोट करके लिखिए। हाल ही में पटना विश्वविद्यालय में, हाल ही में पटना विश्वविद्यालय में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। रिसेंटली डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड Dolphin Research Center has been established at Patna University, at Patna University। ठीक है, अच्छा ये बताओ, किसी जीव को अगर संरक्षित करना हो तो किस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है?
किसी जीव को जब संरक्षित करना हो तो किस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित करेंगे हम लोग? टीपू सुल्तान जी, आप बात बहुत कर रहे हो और ध्यान कम दे रहे हो मेरी बातों पर। बात कम करोगे तो मेरी बात पे ध्यान ज्यादा दोगे, हो सकता है सवाल का आंसर फिर ठीक कर पाओ। तो इसलिए सब मेरी बात को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनो, तो क्वेरीज कम होंगी। बात को ध्यान से नहीं सुनोगे तो क्वेरीज ही क्वेरीज होती रहेंगी, समझ में कुछ आएगा नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं, करेक्ट। अफरोज ने सही आंसर दिया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ही किसी जीव को संरक्षित करते हैं। तो जितने भी जीव अब तक हम लोगों ने किए जो कि संरक्षण से संबंधित थे, सब इसी के अंतर्गत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही संरक्षित हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, अगले पॉइंट से शुरू करते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। मतलब टॉपिक इसमें आगे का होगा, इसी में ही चल रहा है ये। अभी तक हम लोगों ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किया 1972, और उसके अंतर्गत जितने भी प्रोजेक्ट थे ये भी देखे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित। देखो 1992 में जब रियो संधि हुई, रियो में, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 1992 में। उस समय जैव विविधता संधि पर हस्ताक्षर किए गए, बायोडायवर्सिटी ट्रीटी साइन की गई। इसमें देखो, एक तो है जीवों का संरक्षण करना, एक होता है इससे अच्छा, जीवों से संबंधित उत्पाद भी बहुत सारे हैं। जीवों का संरक्षण तब तक अधूरा है जब तक पोचिंग न रोकी जाए या उनकी हंटिंग वगैरह न रोकी। पोचिंग वगैरह होती है आर्थिक उद्देश्यों से, लोग उसे इंटरनेशनल मार्केट में इन चीजों को बेचते हैं। तो ये माना गया कि उसे भी बंद कर दिया जाए, अगर इंटरनेशनल जो वाइल्ड लाइफ का एक ट्रेड है और उसे ही बंद कर दिया जाए तो पोचिंग वगैरह रुक जाएगी या कम हो जाएगी। इसी से संबंधित जैव विविधता संधि की गई, यानी संपूर्ण बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, जो कि रियो में आयोजित हुआ 1992 में, इस संधि को स्वीकार किया गया। 1993 से यह प्रभावी हो गई। भारत ने इस पर साइन 1992 में कर दिए थे, 1992 से ही भारत ने इस पर साइन कर दिए थे। बाद में 1993 में नैरोबी सम्मेलन इसमें हुआ, 22 मई 1992 को, सॉरी 93 को। वहां इसको औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया। एक वर्ष में आधे से ज्यादा देशों ने इस पर हस्ताक्षर चूंकि कर दिए थे तो ये लागू हो गई। इसीलिए 22 मई को बायोडायवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ गोविंद जी, क्या क्वेरी है आपकी? हैंड रेज है किसी का, क्या क्वेरी है बताइए। अच्छा, ऐसे ही कर दिया। गोविंद आर्य, आपकी क्या क्वेरी है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर।
चलो इसे नीचे करो, तो अनटैप करो। हेडिंग डालो इसमें जैव विविधता संधि, बायोडायवर्सिटी ट्रीटी। ठीक है, इसमें लिखना जैव विविधता संधि, जैव विविधता संधि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में वर्ष 1992 में, वर्ष 1992 में आयोजित की गई या की गई। बायोडायवर्सिटी ट्रीटी, बायोडायवर्सिटी ट्रीटी was initiated in first Earth Summit at Rio, in first Earth Summit at Rio in 1992. यह संधि 22 मई 1993 से प्रभावी हो गई। This treaty was came into existence या came into effect from 22 May 1993। इसलिए 22 मई को, इसलिए 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। एंड सो ऑन 22nd May बायोडायवर्सिटी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड, बायोडायवर्सिटी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड। ठीक है, देखो इसमें क्या है, एक्चुअली कर क्या रहे थे कि विकसित जो देश थे वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर जो बायोटेक्नोलॉजी थी, जैविक प्रौद्योगिकी थी, उसको भी ट्रांसफर करने से रोक रहे थे या उसका प्रसार रोक रहे थे, जिसकी वजह से विकासशील देशों को नुकसान हो रहा था। जैसे मान लीजिए बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनमें जेनरिक उत्पाद वगैरह, जिनमें जीवों का प्रयोग किया जाता है, या पेस्टिसाइड्स का हम लोग कुछ फसलों के उगाने में इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी तरीके से इस बात का हवाला देकर विकसित देश विकासशील देशों के उत्पादों पर प्रतिबंध लगा रहे थे कि ये जैव विविधता का उल्लंघन करते हैं, जैव विविधता या वन्य जीव संरक्षण का जो अधिनियम थे उनका उल्लंघन करते हैं। इसको रोकने के लिए ये सब साइन वगैरह हुआ। तो आप इसको अगले पॉइंट में लिखना, इस संधि का मुख्य उद्देश्य, इस संधि का प्रमुख उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना था। जैव प्रौद्योगिकी का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना था। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रीटी, द बेसिक प्रोजेक्टिव ऑफ दिस ट्रीटी was also the justiciable distribution of biotechnology। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना, भारत इस संधि का संस्थापक सदस्य देश है। इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी।
इस संधि के अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। द अदर ऑब्जेक्टिव्स of this treaty are as follows. पहला, जैव विविधता का संरक्षण। फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दूसरा, जैव विविधता के विभिन्न घटकों का या जैव विविधता का लिखिए, जैव विविधता का सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग, आनुवांशिक, तीसरा लिखिए थर्ड लेवल पे, आनुवांशिक संसाधनों का एक समान उपयोग, द यूनिफॉर्म यूज ऑफ biodiversity, the uniform use of genetic resources, ठीक है। हाँ, अब पूछो क्या सवाल था। पूछो किसका क्या सवाल था। अगले पॉइंट से लिखना। देखो, हम लोगों ने साइन तो कर दिए थे तभी 1992 में ही, लेकिन पार्लियामेंट से ये पास हुआ वर्ष 2004 में। वर्ष 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 बनाया गया था। ये अधिनियम 2 साल तक पार्लियामेंट में लंबित रहा। 2004 में ये पास हुआ, 2003 में ये पास हुआ, और 2003 में ही फिर एक जैव विविधता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई चेन्नई में। उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो आप अगले पॉइंट से लिखना, जैव विविधता संरक्षण, या इसको ऐसा लिखिए, उपरोक्त अधिनियम को लागू करने के लिए, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया। इंडिया पास्ड बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, to implement या to execute the above treaty। इसी संदर्भ में वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में स्थापित किया गया। एंड
ड्यू टू इट इंडियन, या ऐसा लिखो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी has been established at चेन्नई। ठीक है, ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है। जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, उन सबको उन सबकी अनुमति इसी से लेनी पड़ती है। मान लीजिए कोई आपको, जैसे जीएम फसलें चल रही हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की हम लोग बात करें, जैसे अभी एक सरसों को उस दिन हम लोग देख रहे थे, जेनेटिकल मॉडिफाइड सरसों, मरुधारा उसका नाम था, जो कि भारत में लॉन्च की गई। तो उसकी अनुमति इसी से लेनी पड़ेगी, सीबीडी से, या नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, वही इसे पास करेगी, तभी ये आगे चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, अगले पॉइंट से लिखना। देखो इसमें एक है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, तो आप इसमें अगला, इसी में ही अगला हेडिंग डालिए, पहले इसको लिखिए, हेडिंग डालिए, फिर समझाता हूं ये क्या है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, CARTAZENA, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ठीक है, देखो जब सीबीडी स्थापित हो गया, बायोडायवर्सिटी की ट्रीटी साइन हो गई, कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, इसकी 6ठी बैठक हो रही थी कोलंबिया में, कोलंबिया के कार्टाजेना शहर में। कोलंबिया के कार्टाजेना शहर में 6ठी बैठक में कुछ समझौते हुए। मैंने आपको बताया कि विकसित देश क्या कर रहे थे, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स वगैरह, या जो जेनेटिक इंजीनियरिंग थी, उसको लेकर रोक लगा रहे थे विकासशील देशों को देने से। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल साइन हुआ इस संधि में, जिससे जैव अनुवांशिक उत्पाद या उससे जुड़ी हुई जो तकनीकियां हैं वो विकासशील देशों को भी प्राप्त हो सकें। तो ये जो समझौता हुआ, इसके कुछ बिंदु थे, तो वो उन बिंदु को लिख लेंगे। कोई पूछे कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो जैव विविधता या जैव अनुवांशिक जो वस्तुएं हैं, जेनेटिकल जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, या जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स वगैरह हैं, उनके सस्टेनेबल यूज और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल में यह एक जैव सुरक्षा समझौता है। इट इज अ बायोसिक्योरिटी एग्रीमेंट, जो कि वर्ष 2000 में कोलंबिया के कार्टाजेना में हस्ताक्षरित हुआ, जो कि वर्ष 2000 में कोलंबिया के कार्टाजेना में हस्ताक्षरित हुआ, विच वॉज साइन एट कार्टाजेना ऑफ कोलंबिया। यह समझौता जेनेटिक तरीके से या अनुवांशिक तरीके से सुधारे गए उत्पादों के व्यापार को नियमित करने के उद्देश्य से किया गया। सुधारे गए उत्पादों के व्यापार को
नियमित करने के उद्देश्य से किया गया। दिस एग्रीमेंट वॉज कंडक्टेड This agreement was conducted due to this agreement was conducted to use of genetically modified products and its trade equally. Genetically modified products and their trades equally. ठीक है, जैसे उदाहरण लिख लीजिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के प्रयोग से संबंधित। एज द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, ठीक है, बताइए ये यहां तक समझ में आया या नहीं? हाँ जी, क्लियर है ये? यस। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलिए, नेक्स्ट लिखना है इसमें नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल इसी में ही है, सीबीडी में ही आएगा ये भी, नगोया प्रोटोकॉल, NAGOYA, नगोया प्रोटोकॉल। देखो, नगोया प्रोटोकॉल समुद्री संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। समुद्र में जो जैव विविधता है उससे संबंधित है ये, ठीक है। समुद्री जैव विविधता को संरक्षित करने से संबंधित इसको किया गया है। तो लिखो, नगोया प्रोटोकॉल समझौता या नगोया प्रोटोकॉल वर्ष 2010 में जापान के नगोया शहर में किया गया। नगोया प्रोटोकॉल वाज साइंड इन नगोया सिटी ऑफ जापान। यह जैव विविधता के साथ साथ या ऐसा लिखो, यह स्थलीय जैव विविधता के साथ साथ समुद्री जैव विविधता को भी संरक्षित करता है। समुद्री जैव विविधता को भी संरक्षित करता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी with terrestrial biodiversity too. भारत इस संधि का हस्ताक्षरित देश है। इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ दिस ट्रीटी। देखो, सामुद्रिक उत्पाद बहुत सारे हैं ऐसे जिनका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में लगभग 7,500 किलोमीटर की कोस्टल रेखा है। मरीन लाइफ यहाँ पर खूब मिलती है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना और मरीन उत्पादों को संरक्षित करना ये भारत का भी एक उद्देश्य था। तो इस संधि का एक हस्ताक्षरित देश है। ये समुद्री जैव विविधता और स्थलीय जैव विविधता दोनों को संरक्षित करने के लिए ये संधि की गई थी, ठीक है। आईची लक्ष्य इसी से संबंधित हैं, तो आप इसमें नेक्स्ट लिख लेना, अगला हेडिंग डाल लेना। आज हम लोग यहीं तक करेंगे। अब आपकी पॉलिटी की क्लास शुरू होगी, संदीप सर आपकी क्लास लेंगे। अगला आप हेडिंग डाल लीजिए इसमें, नेक्स्ट आईची टारगेट, आईची लक्ष्य।
AICHI, आईची लक्ष्य या आईची टारगेट, ठीक है। ये हम लोग कल करेंगे आईची लक्ष्यों को। किसी की कोई क्वेरी है इतने, उसको पूछ लीजिए। देखिए अभी जब तक मैं आपको ये बता दूं, अभी जब तक हमारी ऑफलाइन कक्षाएं नहीं शुरू हो जाती CCS यूनिवर्सिटी में, तब तक हम लोग ऑनलाइन ही शुरू करेंगे, रखेंगे अपनी क्लासेस का। इस वीक पूरा शेड्यूल यही रहेगा, 2 से 3:30 क्लास रहेगी, मेरी रहेगी या संदीप सर की, दोनों में से किसी की रहेगी, या 3:30 से 5। हम लोग दोनों अपने अपने सिलेबस को जल्दी से इसे कवर अप करेंगे। फ्राइडे और सैटरडे आपका टेस्ट होगा और तुरंत टेस्ट के बाद डिस्कशन होगा, दोनों चीजें रहेंगी। टेस्ट आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं उसका दूसरी क्लास में डिस्कशन करूंगा उसी दिन, ठीक है। ये हम लोगों का शेड्यूल रहेगा। आपको ये जारी भी कर दिया जाएगा अभी ग्रुप पे, और मैंने ये आपको बता भी दिया है। अपने दोस्तों को भी आप बता दें। किसी की कोई क्वेरी है तो बताइए। चलिए ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। सर एक क्वेरी है, ओजोन होल से रिलेटेड है। हाँ बताइए। सर न्यूज़पेपर में था कि ओजोन होल एंटार्क्टिका में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स के टाइम सबसे ज्यादा बिगेस्ट होता है। तो हाँ इसका बिल्कुल। रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, वहां पर वाटर वेपर और सल्फर डाइऑक्साइड के बादलों का ज्यादा होना। देखो अगर वाटर वेपर बड़े लेवल पर, हमारे यहाँ होता क्या है एक्चुअली, ग्लोब पर गर्मी के मौसम में एवोपराइजेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फियर में जहां ओजोन लेयर पाई जाती है वहां वाटर वेपर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। वाटर वेपर के कंसंट्रेशन के बढ़ने के साथ साथ वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर वेपर की जो ऑक्सीजन है सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करती है। सल्फर डाइऑक्साइड के जो बादल हैं वो ओजोन को ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। इसलिए लगातार ऑक्सीजन में ओजोन जो है वो ऑक्सीजन में वहां बदलती रहती है, वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए होल बड़ा हो जाता है। लेकिन उसी बाद में सर्दियों के मौसम में वो होल सबसे छोटा देखने को मिलता है हमें फरवरी और मार्च के महीने में। उसका भी कारण ये है क्योंकि जनवरी और फरवरी का जो महीना है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी का महीना होता है। तो वाटर वेपर की जो कंसंट्रेशन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो ऑक्सीजन है वो दोबारा ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है वहां पे। तो दो कारण हैं, एक तो वाटर वेपर और सल्फर डाइऑक्साइड इसके बादलों का वहां पर होना। सर सल्फर ठीक है। डाइऑक्साइड बाकी के मंथ्स में कम है और इन स्पेसिफिक मंथ्स में ज्यादा है, ऐसा क्यों? इन स्पेसिफिक मंथ्स में उसका रहने का कारण ये है क्योंकि हल्की गर्मी के मौसम में बादलों के और वाटर वेपर के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड्स के जो बादल हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में पहुंच जाते हैं वाटर वेपर के साथ में, इसलिए उसका कंसंट्रेशन वहां बढ़ जाता है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी। कोई और क्वेरी किसी की? चलिए अब संदीप सर क्लास लेंगे। संदीप सर आप हैं क्लास में? जी सर, जी सर। आप कंटिन्यू कर दीजिए, मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ, अपना ऑडियो भी। आप ऐसे ही कंटिन्यू करिएगा क्योंकि ये मेरा ही क्लास है, तो फिर मुझे ऑफ ऑन करनी रखनी पड़ेगी। ठीक है सर, मैं फिर आता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके सर जी। चलिए सब क्लास लेंगे। ओके, थैंक